वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली कन्वर्ट करता है, मतलब ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इसका रिज़ल्ट होता है टू पायरुवेट्स बेसिकली, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल की 2 पायरुवेट्स फॉर्म होती है इनके लास्ट स्टेप में। तो हम देख लेते हैं कि उसको उनके स्टेप्स किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस लाइन को कंसिडर करते हैं, मतलब इस लाइन के अंदर वाले सब्सटेंस को हम कंसिडर करेंगे एज अ साइटोप्लाज्म और द सेल, दिस इनसाइड ऑफ अ सेल, दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ अ सेल। तो जैसे कि मैं आपको जैसे कि हमने कहा कि इस पोर्शन को हम कंसिडर करेंगे इनसाइड द सेल। तो जैसे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका एक सेल के अंदर जाने के लिए देयर इज़ अ चैनल, है ना। इस चैनल से ग्लूकोज एंटर भी करता है एंड इट इज़ बाई डायरेक्शनल, और इसी से वो एग्जिट भी कर सकता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन एग्जिट एज वेल एज एंटर इनसाइड द सेल बिकॉज इट्स बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल होने की वजह से, चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनकी मतलब कुछ लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। मेजरली इनको कहते हैं GLU, ग्लट रिसेप्टर्स। और ये ग्लट रिसेप्टर्स भी लाइक 1, 2, 3 एंड 4, मतलब इन लाइक 1, 2, 3, 4 टाइप्स के होते हैं। और जो फोर्थ टाइप होता है, मतलब कि फर्स्ट 3 जो टाइप्स होते हैं ग्लट के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो मसल्स और फैट जो होती हैं इनमें जो ग्लाइकोलिसिस होंगी वो इंसुलिन डिपेंडेंट होंगी। क्या होंगी? इंसुलिन डिपेंडेंट होंगी, इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इनका सेल के अंदर आना डिपेंड करेगा इंसुलिन का कितना होता है, कितना इंसुलिन है, ठीक है। इनका डिपेंड नहीं करता कि प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन है या नहीं। तो ये आपकी जस्ट एक नॉलेज है, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट जस्ट हैव अ नॉलेज। नाउ इस चैनल से मान लो ग्लूकोज एंटर हो गया, ग्लूकोज एंटर हो गया। अब क्योंकि ग्लूकोज बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये जैसे एंटर हुआ ये एग्ज़िट भी कर सकता है, तो हम इसको यहाँ पर लाइक ताकि ये बाहर एग्ज़िट ना हो पाए, हम इसको एक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच कर देंगे। कौन सी मॉलिक्यूल अटैच करेंगे? हम अटैच करेंगे फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। ग्लूकोज, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 6 कार्बन एटम का ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, राइट। हम इस ग्लूकोज को, ताकि ये सेल के अंदर रहे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे फॉस्फेट विद, कौन करेगा फॉस्फेट? ATP जब अपना फॉस्फेट ग्रुप दे जाएगा इसको और बन जाएगा ADP, ठीक है। और इस स्टेप को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, इस स्टेप को हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। कौन एंजाइम इन्वॉल्व है? अब ग्लूकोज से हम कन्वर्ट करेंगे, इस पर हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, कौन से कार्बन एटम पे? कार्बन नंबर 6 पे। और हम इसको लाइक इस स्टेप को, जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, इसको हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से करते हैं। ये एंजाइम के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉस्फोरिलेशन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। क्या हुआ है फॉस्फोरिलेशन में? ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है एट कार्बन नंबर 6। और ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ये फॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से आया। जब उसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन गया, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप से बन गया 2 फॉस्फेट ग्रुप। और इसका क्या रिजल्ट बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, यही बना ना। अब ये सेल के अंदर ही रहेगा, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, अब ये सेल के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम इंटरचेंज कर देंगे, इसकी आइसोमराइजेशन कर देंगे। इसकी स्टेप को चलो मैं लिख देती हूँ, आइसोमराइजेशन।
आइसोमराइजेशन या फिर हम रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, एक्चुअली रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो हम इसको फॉस्फोराइलेशन भी बोलेंगे और रीअरेंजमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट से जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए? इसमें एंजाइम्स बहुत ही नाम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब हमको आइसोमराइजेशन करनी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, तो आप लिख देंगे फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, बस आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। यहाँ पे जो ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से कोफैक्टर्स यूज़ हुए हैं, ज़्यादातर केसेस में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयॉन्स यूज़ हुए हैं एज अ कोफैक्टर। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरिलेशन की, सेकेंड स्टेप में भी हम फिर से फॉस्फो रिलेशन कर देंगे, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम उसको मॉलिक्यूल को बना देंगे फ्रक्टोज, मैंने एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ऑलरेडी फॉस्फेट एडेड ग्रुप के पास कहाँ ऐड करूँगी 1,6 बिस फॉस्फेट, तो फॉस्फोरिलेशन हो गई। अब देखो हेक्सोकाइनेज, हेक्सो का मतलब था क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है तो हेक्सो, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन हुई है। यहाँ पे भी फॉस्फोरिलेशन हुई है तो फ्रक्टो 6 फॉस्फेट, तो क्या लिखोगे आप? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। और क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुई है बिल्कुल ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की तरह, तो यहाँ पे भी एटीपी ने ही अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देकर यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की है, कन्वर्टेड इनटू एडीपी, खर्च हुए हैं यहाँ पे एटीपीज दोनों जगह पर। यहाँ पर हम बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद 2 स्टेप्स आते हैं, इनकी स्प्लिटिंग होती है, राइट, इसकी स्प्लिटिंग होगी। ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है, 6 कार्बन एटम्स का मॉलिक्यूल है, इसकी स्प्लिटिंग हो गई, किसने कराई? एल्डोलेज, एल्डोलेज ने कराई। यहाँ पर स्प्लिटिंग के बाद जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी आइसोमराइजेशन होती है, एक दूसरे के साथ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं स्प्लिटिंग एल्डोलेजेस की वजह से। यहाँ पर 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो था वो यहाँ पे 3 कार्बन एटम का एक ढाप बन जाएगा। अब इसको ऐसे क्योंकि इसकी एब्रीविएशन इस तरीके की है, और एक बन जाएगा 3 PGA बन गया। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इस मॉलिक्यूल का फर्दर ग्लाइकोलिसिस होना पॉसिबल नहीं है, और ये आइसोमराइज हो गई, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके वापस से ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस करवा सकता है। तो यहाँ पे हम आइसोमरेज यूज़ करेंगे, कौन सी वाली? ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, DHAP, इट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और 3 कार्बन एटम का है, ठीक है। ये भी 3 कार्बन एटम का है, लेकिन ये इसका नाम है 3 फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। स्प्लिटिंग हो गई और यहाँ पे 2 3 मॉलिक्यूल्स के बन गए। अब क्योंकि यहाँ पर जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये DHAP ने भी आइसोमराइज़ किया है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 2। तो इसको भी आपने मतलब याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम मतलब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये 2 है, ठीक है। इसमें आपने एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देना है। ज़्यादातर यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन ही फॉस्फोरिलेशन हो रही है, बार बार आर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो रही है इस मॉलिक्यूल की 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की।
तो फॉस्फोरिलेशन में आपको याद है कि कौन से मतलब काइनेज एंजाइम यूज़ हो रही है, और यहाँ पे हम मतलब सिंपल आपको बस याद रखना है P3PGA ग्लिसर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के लिए चलो एल भी लिख लो, और काइनेज, बस यही लिखना है। और यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है, उस वक्त वहाँ पर ATP ने अपना फॉस्फेट ग्रुप लिया। यहाँ पे तो कोई ATP कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड अपना फॉस्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है, मतलब इस स्टेप में अपना फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है यहाँ पर, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, चलो मैं इसे ब्लैक से लिखती हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से एक और चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, वो है आपका NAD पॉजिटिव, निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, है ना, NAD। तो NAD पॉजिटिव है, उसने इस डिहाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजन लाइक एक्वायर करके NADH+H पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी एक आपका एनर्जी प्रोडक्शन ही है। तो जैसे कि फॉस्फोरिलेशन हुई और डिहाइड्रोजिनेशन हुई, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये एल्डिहाइड नहीं बचा, अब ये बन गया 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट। ये आपने याद रखना है, ग्लिसरेल्डिहाइड मत लिख देना, ठीक है। बस सिंपल सा स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट, अब आपने क्या करना है, फॉस्फेट दिया, फॉस्फेट हटा भी दो, तो 1 से हम फॉस्फेट हटा देंगे तो डीफॉस्फोरिलेशन कर दी, और यहाँ पर डीफॉस्फोरिलेशन से आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल गया। फॉस्फेट ग्रुप ने क्या किया, ATP मतलब ADP जो खर्च हो गए उनका ATP यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन करवा दी, ATP बना दिया। कौन से एंजाइम को दूसरे पेन से लिखते हैं, काइनेज एंजाइम, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस यूज़ होंगे एज अ कोफैक्टर, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हुई, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। ऊपर के केसेस में 2 एनर्जी यूज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे DHAP भी कन्वर्ट हुआ था, तो ये दो मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पर जब डीफॉस्फोरिलेशन होगी, मैंने एक कार्बन नंबर 1 से जब फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, बच गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसी को मैंने मतलब इंटरचेंज कर दिया है, पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 2 कर दिया फॉस्फेट का, उसको मैं क्या बोलूँगी, रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज, ओके। एंड यहाँ पे इसने पोजीशन चेंज कर दी बस कार्बन की, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, GLYCERATE, मैंने स्पेलिंग यहाँ ख़राब कर दी, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर देंगे, मतलब सिंपली डिहाइड्रेशन हुई है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज की हेल्प से अब आपकी डिहाइड्रेशन होगी। आपको ये याद रखना है कि कौन सी एंजाइम, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में क्या काम करती है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि बेसिकली हर स्टेप में हो क्या रहा है, ठीक है, और टोटल कितनी एनर्जी बनती है, और लास्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बस यही याद रखना होता है इसमें, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ही सिंपल है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स आपकी डिहाइड्रेशन हो गई, तो आपको क्या बच गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब जैसे कि आपने बस याद रखा कि ठीक है, ग्लूकोज का लास्ट क्या था, पाइरुवेट्स थे, 2 पाइरुवेट्स थे, तो बस अब आपने 2 पाइरुवेट बना देने, 2 ही बनेंगे, वैसे हर मॉलिक्यूल आपका डबल ही है। यहाँ पर हम एंजाइम को दूसरे पेन से लिखेंगे, तो एंजाइम है यहाँ पे आपका पाइरुविक काइनेज। यहाँ पे पाइरुविक काइनेज ने आपका डीफॉस्फोरिलेशन करके ATP बनाया, तो ADP से आपका ATP बन जाएगा, दूसरे पेन से लिख रही हूँ,
डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, और आपके पायरुवेट बन गए। और कितने बने? 2 बने। ठीक है, आपके 2 पायरुवेट बन गए। तो अब आप देखिए, एक एटीपी यहाँ पे है ना, एक एटीपी आपका यहाँ पे है, एक आपका इधर भी था कहीं, कहाँ पे गया, 2 फॉस्फोरिलेशन, एक एटीपी आपका यहाँ पे था, एक एनएडीपी यहाँ पे था। खर्च आपके यहाँ 2 हो गए, जो जब एटीपी ने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है,